दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण तलवार से नहीं बल्कि समुद्री व्यापार से जुड़ी एक घटना के बाद हुआ। भारत में मुस्लिम आक्रमण अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह अरब का विस्तारवादी नीति, व्यापारिक संपर्क और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था। और साथ ही साथ 712 एडी में सिंध की भूमि पर भारत का इतिहास में एक नया मोड़ था। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से इस्लाम की उत्पत्ति और खलीफा परंपरा की शुरुआत हुई। उमैया परंपरा से प्रभावित होकर भारत पर आक्रमण की शुरुआत हुई। तो आइए दोस्तों, आज कुछ लुटेरे की कहानी को समझते हैं। इन लुटेरों का मकसद भारत की संस्कृति को नष्ट करना और मंदिर और मूर्तियों को तोड़ना और जो काफिर है उसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना। इस काल में भारत में एकता की कमी और राजपूतों में आंतरिक संघर्ष के वजह मुस्लिम आक्रमणों का वजह बना। मुस्लिम आक्रमण जो था ये दो तरीके से होता है। पहला जो है अरब इन्वेजन और दूसरा जो है टर्किश इन्वेजन होता है, जो टर्क ओरिजिन का था और ये कहाँ पे, अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो पहला जो अरब इन्वेजन है, तो हमने बताया था कि उमैयद खिलाफत जो है वहाँ से प्रभावित होकर वहाँ का एक सेनापति मोहम्मद बिन कासिम जो 16 साल का था, उसने भारत पर आक्रमण किया 712 एडी में। तो पहला कोई मुस्लिम आक्रमण है तो मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सिंध के क्षेत्र पे 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा दाहिर था, सिंध का जो राजा था वो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम लोग बैटल ऑफ रावर कहते हैं, रावर का युद्ध। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम का जीत होता है। फिर अगले साल ही 713 एडी में मुल्तान पर कब्जा हो जाता है। कासिम का विजय का जानकारी जो है, इसका जो सोर्स है, ये हमें दो पुस्तकों से मिलता है। पहला पुस्तक है चचनामा और दूसरा पुस्तक है अल बुल्दान, किताब फुतुल अल बुल्दान, जिसे अल बुल्दान का जो राइटर है अल बालाधुरी, तब बुल्दान का कौन है, बालाधुरी। और चचनामा को जो अरबी भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है, इसके राइटर के बारे में ज्ञात नहीं है हमें, मतलब अज्ञात कोई है। लेकिन इसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट जिसने किया है, खूफी ने किया है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर खूफी। तो पर्शियन भाषा में जिसने कन्वर्ट किया वो खूफी है, लेकिन इसका राइटर जो है अरबी भाषा में जिसने लिखा है, उस पुस्तक में हमें राइटर के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये दो सोर्सेस से हमें पता चलता है कि कासिम जो है सिंध के रीजन में और मुल्तान के क्षेत्र पे कब्जा हो जाता है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि चचनामा किसके द्वारा लिखा गया है। तो चचनामा जो है अरबी भाषा में वो अननोन है, ये इसकी जानकारी हमें नहीं पता है। लेकिन जो पर्शियन भाषा में जो जिसने लिखा है, खूफी ने लिखा है। और अल बुल्दान को लिखने वाला है बालाधुरी। तो इसे याद रखना है। कासिम जो है यहाँ पहली बार भारत में एक धार्मिक कर की शुरुआत करता है, जिसका नाम जजिया टैक्स होता है। जजिया टैक्स जो है, जो नॉन मुस्लिम्स है उस पर एक टैक्स लगाया जाता था, जैसे हिंदुओं पे, ब्राह्मण्स पे, जैन पर, सिख पर, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स है उस पर एक टैक्स लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एक सुरक्षा देगा, सुरक्षात्मक कर रहेगा, प्रोटेक्टिव टैक्स बोला गया। और इसने क्या किया कि एक सिक्का जारी किया जो सिल्वर क्वाइन था, जिसे हम लोग दिरहम कहें। दोस्तों, इन नए प्रकार के जो टैक्स लगा, इसे एक बार समझते हैं। जजिया टैक्स क्या था? तो ये नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला टैक्स था और ये एक तरह का प्रोटेक्टिव टैक्स हुआ, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा, जिसके वजह से एक हम टैक्स लेंगे नॉन मुस्लिम्स पर। और ये पहली बार शुरुआत हुआ था कासिम के समय में। लेकिन जब जो जजिया टैक्स जो लगाया, यहाँ से कुछ लोगों को छूट प्रदान था, मतलब उसे टैक्स नहीं देना था, जिसमें बच्चा और बूढ़ा, फिर महिला और फिजिकली हैंडीकेप्ड और ब्राह्मण्स, इन 5 लोगों पर क्या था, टैक्स नहीं देना था। बाकी जो बच गए उसे जजिया कर लिया जाता था। इसके बाद एक शासक हुआ जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है। इसने क्या किया कि जो ब्राह्मण्स पे जो टैक्स नहीं लगता था कासिम के समय में,
तो उसने ब्राह्मण्स पे भी टैक्स लगाना शुरुआत कर दिया। तो फिरोज शाह तुगलक जो है और क्या किया, हार्श कर दिया जजिया टैक्स को। लेकिन अकबर का जब पीरियड आया तो इस जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया, मतलब किसी पर भी क्या है, जजिया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब औरंगजेब आता है तो इस जजिया टैक्स को फिर से रीस्टैब्लिश कर देता है, और इन सभी पे क्या है, जजिया टैक्स औरंगजेब के समय लगाया जाता है। लेकिन जो मोहम्मद शाह है, जब मुगल अंपायर जब हम लोग पढ़ेंगे तो मुगलों के काल में एक मोहम्मद शाह है, उस समय जजिया टैक्स को कम्प्लीटली एबॉलिश कर देता है, पूरी तरीके से जजिया टैक्स को समाप्त कर देता है। हम लोग कश्मीर के समय में पढ़े थे, जैनुल आबदीन, उसने भी क्या किया था कि जजिया कर को हटा दिया, इसलिए उसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, इन आक्रमणों के वजह से यहाँ भारत पर और अरब के देशों पे प्रभाव पड़ा। भारत का योगदान यह रहा कि इस समय भारत से एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स और आयुर्वेद का जो डेवलप हुआ था भारत में, वो अरबों ने इसे सीखा। एक हिस्टोरियन है अल जाफरी, जो अरबी भाषा में ब्रह्मगुप्त सिद्धांत और खंड खाद्यक, ये जो दो पुस्तक ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो लिखा हुआ था, जो फेमस मैथमेटिशियन हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्त के पीरियड के समय में जो ब्रह्मगुप्त था स्कॉलर, तो उसने दो किताब लिखा था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खद्यक। तो इन दो पुस्तकों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया अल जाफरी ने। और भारत पर यह अरब का योगदान यह रहा कि ऊंट पालने के तरीका और खजूर की खेती की शुरुआत हुई भारत में। इस प्रकार अरब इन्वेजन यहीं पे समाप्त होता है। और फिर इसके बाद जो सेकेंड इन्वेजन चालू होता है वो टर्किश इन्वेजन होता है, तुर्कों का आक्रमण शुरुआत होता है। ये जो तुर्क है ये टर्क ओरिजिन का है और ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। वहाँ पे जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक बड़ा सा अंपायर होता है यामिनी वंश का, या फिर गजनविड अंपायर, हम दोनों नाम से जानते हैं, यामिनी डायनेस्टी या गजनविड डायनेस्टी। लगभग 1000 एडी के आसपास यह गजनविड अंपायर या जो यामिनी वंश है, इस मैप में यहाँ पे दिखाया गया किस प्रकार। यहाँ जरांज गजनी का क्षेत्र, ये गजनविड अंपायर का जो राजधानी था वो गजनी था, जो अभी अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, काबुल, लाहौर। तो ये रहा गजनविड अंपायर। इस यामिनी वंश का जो रियल फाउंडर हुआ वो सुबुक्तगिन हुआ, सुबुक्तगिन। और ये भारत पर पहला टर्किश इन्वेजन होने वाला है, जबकि इससे पहले अरब इन्वेजन हो चुका है कासिम के द्वारा। अब जो पहला यदि पूछेगा कि पहला टर्किश इन्वेजन भारत में किसने किया, तो वो सुबुक्तगिन है। और सुबुक्तगिन, उसके बगल में जो है, जो ये डायनेस्टी जो दिख रहा, इसके बगल में यहाँ पे जो रहता है हिंदू शाही डायनेस्टी रहता है। पंजाब और कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक हिंदू शाही डायनेस्टी होता है। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे मंगोल साम्राज्य होता है, मंगोल साम्राज्य। और हिंदू शाही डायनेस्टी का जो शासक होता है वो जयपाल होता है, जो जिसने सुबुक्तगिन जो है इसे हरा देता है 1986 एडी में। और इस गजनविड अंपायर का बताया कि जो राजधानी है वो गजनी का क्षेत्र है, जो आज अफगानिस्तान में है। इसके बाद सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनी भारत पर अटैक करता है। तो इसके सुबुक्तगिन के बाद जो है गजनी है, ये गजनी का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम पड़ा गजनी या गजनवी। तो ये यामिनी डायनेस्टी से है और इसने गद्दी पर बैठा था गजनविड अंपायर में 999 एडी के आसपास में। और ये कट्टर मुसलमान है। इसने 1000 एडी से लेकर के 1027 एडी के बीच में भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। इसकी जानकारी हमें हेनरी इलियट की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जानकारी मिलता है। तो हेनरी इलियट ने बताया कि इस 26 सालों में इसने 17 बार भारत को लूटा। इस 26 साल में थानेश्वर, कन्नौज पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस था 1025 से 1026 एडी जो है, इस समय जो गुजरात का क्षेत्र है सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया। इसने कई पुजारियों की हत्या कर डाला। और जो सोमनाथ मंदिर है यह एक शिव मंदिर है, इसे चालुक्य शासक के द्वारा बनाया गया था।
गजनी जब इस सोमनाथ मंदिर को देखता है तो आश्चर्यचकित कर जाता है, क्योंकि इसका खासियत यह था कि मंदिर में जो मूर्ति था यह मूर्ति हवा में लटकती थी, क्योंकि चारों ओर इस मंदिर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यह मूर्ति जो है बीच में लटका हुआ रहता था। तो ये देख करके आश्चर्यचकित कर गया। तो इसने वहाँ के पुजारियों पर हत्या किया और फिर इस मंदिर को चारों साइड से पहले तोड़वाया और फिर वह मूर्ति को वापस यहाँ से ले गया। और उसमें जितने भी धन था मंदिरों में, इतने धन था कि इसने यहाँ से जब लौट रहा था, सारे धन को जो है इसने क्या किया कि पूरे बोरा में डाल लिया। और जब ये चल रहा था तो बताया जाता है इतिहासकार के द्वारा कि यह बीच में और इसके फिर पीछे से कई सेनापति होते थे और आगे में सेनापति सुरक्षा देने के लिए। तो जब गजनी वापस लौट रहा था गजनविड एम्पायर में, तो इसके पीछे से जो सेनापति था, तो वहाँ पे जो जाट थे, तो वो जाट इस पीछे वाले सेनापति पर का विरोध किया और इस सेनापति को, कई सेनापतियों को क्या किया, जाटों ने मार दिया और इस धन को वापस ले लिया। और ये जब गया यहाँ से वापस, तो इसने फिर अगले साल वापस लौटा। गजनी जो है फिर अगले साल 1027 में वो जब वापस लौटा तो इसने जाट को टारगेट बनाया। तो ये जो सबसे अंतिम युद्ध है वो जाटों के विरुद्ध होता है, क्योंकि इसके जो पीछे का जो सेनापति होता है उस पर जाटों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया था। इसने 26 साल में भारत पर जो आक्रमण किया, कन्नौज, थानेश्वर और गुजरात सोमनाथ मंदिर पे, मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त किया। तो इसलिए इसे टाइटल दिया गया है मूर्ति भंजक, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू एंड इमेजेस को इसने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। और इसने टाइटल एज्यूम किया सुल्तान। पहली बार हमें सुल्तान टाइटल देखने को मिला महमूद गजनी के द्वारा। सुल्तान का अर्थ होता है खलीफा के नाम पर प्रशासन का यहाँ पे क्या करना, शासन करना। तो यहाँ पे प्रशासन जो चला रहा हो खलीफा के नाम पे, तो इसलिए इसने टाइटल एज्यूम किया सुल्तान। इन लोगों का जो मकसद था भारत पर आक्रमण करना और अपने इस्लाम धर्म का विस्तार करना, और यहाँ से जो धन जो है इसे प्राप्त करके अपने अंपायर को समृद्ध बनाना। गजनविड अंपायर जो था उसे अपना क्या करना, समृद्ध बनाना, जबकि भारत पर शासन करना नहीं था। गजनी के दरबार में 3 लेखक रहता था। पहला जो है फिरदौसी, फिर इसके बाद अल बेरूनी और उतबी। फिरदौसी ने शहनामा नामक पुस्तक लिखा और अल बेरूनी जो है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखा। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए इसने किताबुल हिंद और तहकीक हिंद जो है भारतीय संस्कृति को अरबी भाषा में, अपने भाषा में क्या किया, ट्रांसलेट किया, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। और उतबी जो है किताबुल यामनी नामक पुस्तक लिखा। इन लोगों का जो मकसद था भारत पर साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, यहाँ से धन लूट करके अपने साम्राज्य का विकास करना था। महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और इसका मकसद बदल जाता है। इसका जो मकसद रहता है भारत में साम्राज्य का विस्तार करना चाहता, तो इसने भी कई मिलिट्री वार किया भारत में। पहला 1175 में मुल्तान में, फिर इसके बाद गुजरात में। लेकिन जो सबसे प्रमुख होता है वो तराइन का युद्ध होता है। पहला जो तराइन का युद्ध बताए थे पहले भी जब राजपूत किंगडम पढ़े थे, तो 1191 में और फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है पहला, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और फिर इसके बाद बैटल ऑफ तराइन का जो दूसरा होता है युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी का जीत होता है। और फिर जो नेक्स्ट होता है चंदावर का युद्ध होता है 1194। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है और यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत जाता है और यह भारत पे सबसे निर्णायक मोड़ कहलाता है, क्योंकि उस समय में जो उत्तर भारत का जो सबसे प्रमुख किंग हुआ करते थे, एक पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, इसने दोनों को हरा दिया। तो अब यहाँ पे इसका मकसद जो है भारत से ही शासन करना। गौरी का जो है ये कई गुलाम होते थे, स्लेब्स उस समय बहुत चलते थे, जो सेनापति होता था, मिलिट्री कमांडर होता था। और इसमें से जो सबसे जो प्रमुख दास जो हुआ याल्दुज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी मृत्यु से पहले, मतलब जो
जो गौरी है, गौरी से मृत्यु से पहले जो जीता हुआ साम्राज्य था, तो याल्दुज को गजनी का क्षेत्र दे दिया जाता है, उसका गवर्नर नियुक्त कर देता है गौरी। और गौरी के द्वारा जो है कुबाचा को मुल्तान का क्षेत्र और सिंध का क्षेत्र का गवर्नर बनाता है, नियुक्त करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र दे देता है जो जीतता है, तो वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। फिर इसके बाद नियुक्त करने के बाद मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु है 1206 में हो जाता है। और यहीं से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है भारत में दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि इस आक्रमण ने भारत को केवल चुनौती नहीं दी, बल्कि प्रशासन, संस्कृति और सत्ता संरचना में अस्थायी परिवर्तन ले आया। और साथ ही साथ यहीं से भारत के इतिहास में जो परिवर्तन की वह धारा बही जिसने आने वाली सदियों की दिशा तय कर दी। तो दोस्तों आपको मुस्लिम इन्वेजन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप वहां से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को समझेंगे।